नमस्कार। आज हम चिकित्सा की दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर बात करेंगे। जी। इंट्रावीनस यानी आईवी इंसर्शन, मतलब नस में सुई लगाना या जिसे कैनुला लगाना भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखने में भले ही रोजमर्रा की लगे, पर मरीज की देखभाल में इसका अहम रोल है। सही कहा। और आज हमारी बातचीत का आधार है डिगीरीच लर्निंग की गाइड इंट्रावीनस आईवी इंसर्शन, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। ये खास तौर पर मेडिकल छात्रों और जो नए डॉक्टर हैं उनके लिए तैयार की गई है। जी, और हमारा इरादा है कि इस गाइड की मदद से आईवी इंसर्शन के हर पहलू को समझे, मतलब इसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। हाँ, और सही नस कैसे चुने, क्या तैयारी करनी होती है। बिल्कुल, और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है, फिर तरल पदार्थ या दवाएं कैसी दी जाती हैं, मरीज पर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है, और क्या मुश्किलें आ सकती हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इस गाइड से सारी अहम जानकारी आपके सामने रख सकें। देखिए, आईवी इंसर्शन जिसे कैन्युलेशन भी कहते हैं, इसमें हम एक पतली लचीली ट्यूब जिसे कैन्युला कहते हैं, हाँ, वो प्लास्टिक वाली ट्यूब। जी, उसी को पेरिफेरल नस में डालते हैं, ज्यादातर हाथ में या बाहों में या कोहनी के पास। अच्छा, और इसका मकसद? मकसद है मरीज के रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम तक एक सीधा रास्ता बनाना। सीधा रास्ता? हाँ, किस लिए, मतलब क्या क्या कर सकते हैं इससे? कई चीजें, जैसे मरीज को पानी की कमी हो तो तरल पदार्थ देना, या दवाएं देनी हो, एंटीबायोटिक्स हैं, दर्द की दवाएं हैं, ओके। खून चढ़ाना हो या फिर खून के सैंपल ही लेने हो, और इमरजेंसी में तो ये बहुत ही जरूरी है। इमरजेंसी में कैसे? जैसे किसी को बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है तो तेजी से तरल पदार्थ देना, जिसे फ्लूइड रिससिटेशन कहते हैं, या फिर कोई जीवन बचाने वाली दवा तुरंत देनी हो। तो गाइड यही कहता है कि एमबीबीएस छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब उद्देश्य क्या है। यानी हर केस में वजह अलग हो सकती है, पर क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, मतलब मनाही हो? हाँ, बिल्कुल। कुछ स्थितियां हैं जिन्हें कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं, जैसे जहां सुई लगानी है उस जगह पर कोई इन्फेक्शन हो, अच्छा। या त्वचा जली हुई हो, या उस नस में पहले से खून का थक्का जमा हो जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ऐसी जगह पर कैन्युला नहीं लगाना चाहिए। फिर कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है या कोई और तरीका अपनाना पड़ता है। मरीज की सुरक्षा सबसे पहले है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो नए सीखने वालों को अक्सर मुश्किल लगता है, सही नस चुनना। गाइड कहता है कि नसों की बनावट, मतलब वीनस एनाटॉमी की समझ बहुत जरूरी है। हाँ, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रक्रिया कितनी सफल होगी ये काफी हद तक सही नस चुनने पर निर्भर करता है। तो कौन सी नसें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं? आमतौर पर बाह की नसें, जैसे सेफेलिक नस है, बैसिलिक नस है, और कोहनी के पास वाली मीडियन क्यूबिटल नस, ये ऊपरी अंगों में सबसे आम है। और नस चुनते वक्त क्या देखना होता है? क्या बस जो नस ऊपर से दिख रही है वही ठीक है? यही तो आम गलती होती है। गाइड साफ कहता है कि नस दिख कैसी रही है, विजिबिलिटी, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो छूने में कैसी है, पैल्पेबिलिटी। अच्छा, छूने में कैसी होनी चाहिए? छूने पर वो नरम लगे, थोड़ी उछाल वाली, मतलब बाउंसी लगे, और सीधी हो तो बहुत अच्छा। सिर्फ दिखने वाली नस जरूरी नहीं कि अच्छी हो, कई बार वो सतह पर होती है पर कमजोर होती है। और हाँ, नस का साइज भी देखना होता है। साइज क्यों? अगर बहुत तेजी से फ्लूइड देना है तो बड़ी नस चाहिए, जैसे सेफेलिक, लेकिन अगर धीरे धीरे इन्फ्यूजन देना है तो थोड़ी छोटी नस भी चल जाती है। और किन नसों से बचना चाहिए, कोई खास तरह की नसें? हाँ, गाइड खासतौर पर चेताता है जो नसें छूने में सख्त लगे, स्क्लेरोटिक, या जिनमें पहले से थक्का हो, थ्रम्बोज्ड, उनसे बचना चाहिए। ओके। और जो नसें जोड़ों के बिल्कुल पास हो, जैसे कलाई या कोहनी के मोड़ पर, उन्हें भी टालना बेहतर है। क्यों? जोड़ों के पास क्यों नहीं? क्योंकि वहां हाथ पैर मुड़ने से कैन्युला अपनी जगह से हिल सकता है, और फिर इन्फिल्ट्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, मतलब दवा नस से बाहर लीक हो सकती है, या फ्लेबाइटिस यानी नस में सूजन आ सकती है। समझ गया। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, सही नस पहचानना। बिल्कुल। क्लिनिकल रोटेशन के दौरान छात्रों को इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नस चुन ली, अब तैयारी। गाइड में सामान की तो लंबी लिस्ट है, क्या वो सब याद रखना जरूरी है? पूरी लिस्ट रटना शायद उतना जरूरी नहीं, पर मुख्य चीजें पता होनी चाहिए। सबसे जरूरी है संक्रमण से बचाव। तो स्टेराइल दस्ताने चाहिए, एंटीसेप्टिक घोल चाहिए जैसे क्लोरहेक्सिडिन वाला। हाँ, वो सफाई के लिए। जी। फिर नस को उभारने के लिए टॉनिकेंट, सही साइज का आईवी कैन्युला, कैन्युला को चिपकाने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग। ड्रेसिंग, हाँ। और अगर फ्लूइड देना है तो आईवी सेट और फ्लूइड का बैग।
और एक बहुत जरूरी चीज, शार्प्स कंटेनर। वो सुई फेंकने के लिए। हाँ, इस्तेमाल की हुई सुई को सुरक्षित तरीके से फेंकने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपने कैनुला के साइज की बात की, 18G, 20G, 22G, ये नंबर क्या बताते हैं और कैसे चुनते हैं? ये गेज साइज होता है। नंबर जितना छोटा होता है, सुई उतनी ही मोटी होती है। उल्टा हिसाब है। हाँ बिल्कुल, जैसे 16G या 18G की सुई मोटी होती है। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत तेजी से फ्लूइड देना हो या खून चढ़ाना हो, जैसे इमरजेंसी में। अच्छा। और 22G या 24G की सुई पतली होती है। ये सामान्य इन्फ्यूजन के लिए या बच्चों में या बुजुर्गों में जिनकी नसें नाजुक होती हैं, उनके लिए ठीक रहती है। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। और मरीज की तैयारी, ये सिर्फ सामान जुटाना तो नहीं है? कतई नहीं, मरीज की तैयारी बहुत अहम है। सबसे पहले तो उन्हें प्रक्रिया के बारे में समझाना, उनकी चिंता कम करना। हाँ, कई लोग सुई से हटते हैं। बिल्कुल, तो उनसे बात करना, उनकी सहमति लेना, ये बहुत जरूरी है। फिर आती है शारीरिक तैयारी, जैसे सही रोशनी हो, मरीज आराम से लेटा या बैठा हो, उसका हाथ या बांह सही पोजीशन में हो। और साफ सफाई? वो सबसे जरूरी है। एसेप्टिक तकनीक, गाइड इस पर बार बार जोर देता है। हाथ अच्छी तरह धोना, दस्ताने पहनना और पूरी प्रक्रिया में सफाई का ध्यान रखना, ये संक्रमण रोकने के लिए सर्वोपरि है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बुनियादी सिद्धांत है। बिल्कुल ठीक है। तो तैयारी हो गई, अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। गाइड ने स्टेप बाय स्टेप बताया है। क्या हम मुख्य स्टेप्स पर फोकस करें, खासकर जहां चूक होने का डर रहता है? हाँ, वो बेहतर रहेगा। पहला कदम तो हमेशा यही है, मरीज की सही पहचान करना और उनकी सहमति लेना। 2 तरीकों से पहचान पक्की करें, जैसे नाम और जन्मतिथि पूछकर। ठीक है। फिर दूसरा, हाथ धोना और स्टेराइल दस्ताने पहनना, ये कभी नहीं भूलना है। तीसरा, जगह चुनना और तैयार करना, टोर्निकेट लगाना, सही नस को महसूस करना, फिर एंटीसेप्टिक से उस जगह को साफ करना। साफ करते वक्त अंदर से बाहर की ओर गोल घुमाते हुए करना है। अंदर से बाहर, हाँ। और फिर उसे पूरी तरह सूखने देना है। गीली त्वचा पर सुई नहीं लगानी, यहाँ जल्दबाजी ठीक नहीं। और फिर आता है वो क्षण, सुई लगाने का, चौथा कदम। इसमें क्या ध्यान रखना है? कैन्युला इंसर्शन। इसमें कुछ बातें हैं। कैन्युला को त्वचा से लगभग 15 से 30 डिग्री के कोण पर पकड़ना है। सुई का जो तिरछा हिस्सा है, जिसे बेवल कहते हैं, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। बेवल ऊपर, ठीक है। त्वचा को थोड़ा खींचकर स्थिर रखना है ताकि नस हिले नहीं। फिर धीरे से सुई को नस में डालना है। जैसे ही सुई नस में जाती है, कैन्युला के पीछे वाले हिस्से में, जिसे चैम्बर कहते हैं, खून की एक झलक दिखती है। इसे फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैशबैक मतलब नस मिल गई। हाँ, ये पहला संकेत है कि सुई नस के अंदर है। लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है। क्या? लोग फ्लैशबैक दिखते ही पूरी सुई और कैनुला अंदर धकेल देते हैं या फिर सुई को तुरंत बाहर खींच लेते हैं। तो सही तरीका क्या है? फ्लैशबैक दिखने के बाद आपको कैनुला को बस हल्का सा कुछ मिलीमीटर और आगे खिसकाना है, बहुत धीरे से। सिर्फ कैनुला को? हाँ, ताकि जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो नस के अंदर चली जाए। फिर सुई को धीरे धीरे पीछे खींचना है और साथ ही साथ प्लास्टिक कैनुला को नस में पूरी तरह स्लाइड कर देना है। सुई निकालते समय कैनुला को हिलने नहीं देना है, उसे स्थिर रखना है। ओह, ये तो काफी नाजुक काम है। इसके बाद कैनुला को फिक्स करना होता है। हाँ, वो है 5वां कदम, कैनुला को सुरक्षित करना। सबसे पहले तो टूर्निकेंट हटाना याद रखना है, वरना नस फट सकती है। हाँ, ये जरूरी है। फिर कैनुला को या तो आईवी ड्रिप सेट से जोड़ दें या फिर उस पर एक स्टेराइल ढक्कन लगा दें। फिर एक पारदर्शी चिपकने वाली ड्रेसिंग से उसे अच्छी तरह चिपका दें। पारदर्शी इसलिए ताकि इंसर्शन वाली जगह दिखती रहे। और चेक करना कि वो काम कर रहा है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। आखिर में 5 से 10 ml नॉर्मल सलाइन से फ्लश करके देखना है। फ्लश आराम से जाना चाहिए, कोई रुकावट या दर्द नहीं होना चाहिए और आसपास सूजन भी नहीं आनी चाहिए। इससे पता चलता है कि कैन्युला सही जगह पर है और काम कर रहा है, पेटेंट है। और छठा कदम है दस्तावेजीकरण, मतलब सब कुछ लिखना। कब लगाया, कहाँ लगाया, किस साइज का कैनुला, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। गाइड नए छात्रों को क्या सलाह देता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए? सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि किसी अनुभवी डॉक्टर या नर्स की देखरेख में अभ्यास करें। अकेले कोशिश ना करें शुरू में। हाँ, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। गलत तरीके से लगाने पर हेमेटोमा हो सकता है, मतलब खून जमा हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, नस को या आसपास की नर्व को चोट लग सकती है। आजकल सिमुलेशन ट्रेनिंग भी होती है, पुतलों पर प्रैक्टिस करना वो भी बहुत मददगार है। सही है।
तो कैनुला लग गया। अब अगर मरीज को फ्लूइड देना है तो उसका क्या तरीका है? गाइड में क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स का जिक्र है, ये क्या है? ये तरल पदार्थों के प्रकार हैं जो आईवी से दिए जाते हैं। क्रिस्टलॉइड्स जैसे नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लैक्टेट, इनमें पानी और छोटे अणु वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये आमतौर पर शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन में। हाँ, बिल्कुल। और कोलॉइड्स जैसे एल्ब्यूमिन, इनमें बड़े अणु होते हैं। ये ज्यादा देर तक खून की नलियों में टिके रहते हैं। इनका इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में होता है, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत कम हो। कौन सा फ्लूइड देना है, ये मरीज की जरूरत पर निर्भर करता है। और कितना देना है, किस रफ्तार से देना है, ये कैसे तय होता है? ये डॉक्टर तय करते हैं, मरीज के वजन, उसकी बीमारी और इलाज के लक्ष्य को देखकर। जैसे अगर कोई शॉक में है तो उसे तेजी से शायद 500 या 1000 ml फ्लूइड जल्दी देना पड़ सकता है। ओके। लेकिन अगर मरीज स्थिर है तो मेंटेनेंस फ्लूइड धीमी रफ्तार से चलता है, जैसे 100 ml प्रति घंटा। यहाँ ये हिसाब रखना बहुत जरूरी है कि कितना फ्लूइड अंदर गया और कितना यूरिन वगैरह बाहर आया। इसे फ्लूइड बैलेंस चार्ट कहते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग। और गाइड में एक और जरूरी बात लिखी थी, आईवी सेट को प्राइम करना। इसका क्या मतलब है? प्राइम करने का मतलब है आईवी ट्यूबिंग में से हवा के सारे बुलबुले निकालना। फ्लूइड बैग को सेट से जोड़ने के बाद फ्लूइड को ट्यूब से बहाकर हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हवा के बुलबुले खून में चले जाएं तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ये बहुत खतरनाक, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए प्राइमिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अच्छा, और रफ्तार कैसे कंट्रोल करते हैं? या तो ड्रिप चेम्बर में बूंदे गिनकर सेट करते हैं, या फिर आजकल इन्फ्यूजन पंप आते हैं जो बिल्कुल सटीक रफ्तार से फ्लूइड देते हैं। समझ गया। तो आईवी लग गया, फ्लूइड शुरू हो गया, पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब शुरू होती है मरीज की निगरानी। ये क्यों इतनी जरूरी है? क्योंकि आईवी थेरेपी से जुड़ी मुश्किलें या जटिलताएं कभी भी हो सकती हैं, और अगर हम लगातार निगरानी नहीं करेंगे तो उन्हें समय पर पकड़ नहीं पाएंगे और मरीज को नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक बार देखकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है। तो निगरानी में क्या क्या देखना होता है? कई चीजें हैं। सबसे पहले तो इंसर्शन साइट को रोज देखना है। कहीं लालिमा, सूजन, गर्माहट, ये मवाद तो नहीं है। ये इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। या फिर नस में सूजन, फ्लेबाइटिस या फ्लूइड का लीक होना, इन्फिल्ट्रेशन। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो तुरंत आईवी बंद करना होता है, और जरूरत पड़े तो दूसरी जगह लगाना पड़ता है। साइट के अलावा और क्या? दूसरा है पेटेंसी, मतलब कैनुला चालू हालत में है या नहीं। इसे समय समय पर सलाइन से फ्लश करके चेक करते हैं। अगर फ्लश करने में दिक्कत हो, रुकावट महसूस हो या मरीज को दर्द हो सकता है कैनुला ब्लॉक हो गया है या अपनी जगह से हिल गया है। ओके, और तीसरा? तीसरा फ्लूइड बैलेंस। जैसा हमने पहले कहा, ये देखना कि मरीज को बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं मिल रहा, जिससे शरीर में सूजन, सांस फूलना जैसे लक्षण आ सकते हैं, या फिर कहीं कम फ्लूइड, अंडरहाइड्रेशन तो नहीं मिल रहा। और चौथा? चौथा है पूरे शरीर पर नजर रखना। मरीज के वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सांस की गति नियमित रूप से जांचना। ये देखना कि कहीं दवा या फ्लूइड से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, जैसे कोई एलर्जी या इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन। इसमें मरीज खुद भी मदद कर सकता है। उन्हें कुछ बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मरीजों को समझाना चाहिए कि अगर उन्हें आईवी वाली जगह पर कोई भी दर्द, जलन, सूजन या कुछ भी असामान्य लगे तो वो तुरंत नर्स या डॉक्टर को बताएं। उनकी जागरूकता बहुत जरूरी है। सही है। आपने जटिलताओं का जिक्र किया। गाइड में कुछ आम जटिलताओं और उनके मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है। क्या हम उन पर एक नजर डाल सकते हैं? हाँ, जरूर। कुछ आम समस्याएं हैं। इन्फिल्ट्रेशन, जब फ्लूइड नस से निकलकर आसपास की टिश्यू में चला जाता है, इससे सूजन और दर्द होता है। ऐसा हो तो इन्फ्यूजन रोक दें, कैन्यूला निकालें और उस हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें। फ्लेबाइटिस, नस में सूजन आ जाना, ये कैन्यूला से या दवा से जलन के कारण हो सकता है। इसमें भी कैन्यूला निकालना पड़ता है और गर्म सिंकाई से आराम मिलता है। और इन्फेक्शन, संक्रमण, अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। ये लोकल भी हो सकता है या पूरे शरीर में फैल सकता है। इसीलिए एसेप्टिक तकनीक इतनी जरूरी है। हेमाटोमा, सुई लगाते वक्त अगर नस पंक्चर हो जाए तो आसपास खून जमा हो सकता है। उस जगह पर दबाव डालने से ये रुक जाता है। एयर एम्बोलिज्म, ये दुर्लभ है पर बहुत गंभीर है। हवा का खून में चला जाना,
इसीलिए आईवी सेट को ठीक से प्राइम करना और इस्तेमाल न होने पर क्लैम्प करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत अपने सीनियर को बताना चाहिए और मरीज के नोट्स में सब कुछ ठीक से लिखना चाहिए। समय पर एक्शन लेने से गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। अब आते हैं मेडिकल छात्रों पर। इस स्किल में महारत हासिल करने के लिए गाइड उन्हें क्या सलाह देता है? क्या सिर्फ बार बार करने से आ जाएगा? अभ्यास तो देखिए बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अभ्यास काफी नहीं है। गाइड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। पहला, एसेप्टिक टेक्निक का सख्ती से पालन करें। इसे कभी नजरअंदाज ना करें। अभ्यास तो देखिए बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अभ्यास काफी नहीं है। गाइड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है। दूसरा, मरीज से संवाद। उनसे अच्छे से बात करें, प्रक्रिया समझाएं, उनका डर कम करें। इससे उनका सहयोग भी मिलता है। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तीसरा, लगातार सीखते रहें। मेडिकल गाइडलाइंस बदलती रहती हैं, हमेशा अपडेटेड रहें। राइट। और चौथा, चिंतन करें। हर बार प्रक्रिया करने के बाद सोचें कि क्या बेहतर हो सकता था। अपने सीनियर से फीडबैक लें। तकनीकी स्किल के अलावा कुछ नैतिक पहलू भी जुड़े होते हैं, है ना? गाइड इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल काम नहीं है। मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करें, उनसे सूचित सहमति लें, प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएं, उनके आराम का ध्यान रखें, कोशिश करें कि दर्द कम से कम हो, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रहें, समझे कि मरीज डरा हुआ हो सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आप खुद को तैयार महसूस नहीं कर रहे या कोई मुश्किल आ रही है तो मदद मांगे। असुरक्षित होकर आगे बढ़ने से बेहतर है मदद लेना। ये बहुत सही बात है। अपनी सीमाएं जानना और मरीज की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना। बिल्कुल, यही व्यावसायिकता है। चलिए अब जल्दी से कुछ आम सवाल ले लेते हैं जो अक्सर मन में आते हैं। जैसे, अगर नस में सुई डाली और फ्लैशबैक नहीं दिखा तो क्या करें? घबराना नहीं है। आप सुई का कोण या उसकी गहराई थोड़ा सा बदल कर देख सकते हैं, बहुत हल्का सा। अगर फिर भी फ्लैशबैक ना आए तो सुई निकाल लेनी चाहिए और फिर एक नई स्टेराइल सुई लेकर किसी दूसरी जगह पर प्रयास करना चाहिए। एक ही जगह बार बार कोशिश करने से मरीज को दर्द होगा और टिश्यू को नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक है। और एक सवाल, फ्लूइड ओवरलोड के क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ज्यादा फ्लूइड चला गया? इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। पैरों में या शरीर में सूजन आना, एडिमा, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से फेफड़ों को सुनते हैं तो उनमें क्रैकल्स जैसी आवाज आना। ये तो गंभीर लग रहा है। हाँ, ये गंभीर हो सकता है। ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत इन्फ्यूजन की रफ्तार कम करनी चाहिए या बंद कर देना चाहिए और सीनियर डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये गाइड हमें यही दिखाता है कि आईवी इंसर्शन जो हमें रोजमर्रा की प्रक्रिया लगती है, वो असल में कितनी गहरी समझ और कौशल की मांग करती है। ये विज्ञान और कला का एक तरह का मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें शरीर रचना का ज्ञान है, तकनीक में सफाई और सटीकता है, संक्रमण नियंत्रण है, मरीज की स्थिति की समझ है और लगातार चौकस रहने की जरूरत है। ये वाकई में आधुनिक चिकित्सा देखभाल की एक नींव है। और मेडिकल छात्रों के लिए इस कौशल में निपुणता हासिल करना उनके पूरे करियर के लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव है। ये वो हुनर है जो मरीजों की देखभाल में सीधे तौर पर रोज काम आता है। हाँ, और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब वो इस बुनियादी प्रक्रिया को अच्छे से करना सीख जाते हैं तो वो ज्यादा जटिल कामों के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जब आईवी इंसर्शन जैसी सामान्य दिखने वाली प्रक्रिया में भी इतनी बारीकी, सटीकता और देखभाल की जरूरत होती है, तो ये हमें चिकित्सा जगत के जो और भी जटिल हस्तक्षेप हैं, उनमें लगने वाली सावधानियों और विस्तार के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। और ये भी कि भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस क्या आईवी इंसर्शन जैसे बुनियादी कौशल को करने के हमारे तरीके को पूरी तरह बदल देगी? सोचने वाली बात है।